Hey guys, welcome in our another video। एथिक्स की अगली वीडियो में स्वागत है आप सभी का। और आप कैसे हैं? और उम्मीद है सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, जीवन में बेहतर कर रहे होंगे और उससे और बेहतर करने का प्रयास कर रहे होंगे आप सभी। तो वेलकम है आपका अगेन। तो हम अभी तक एथिक्स क्या है, कैसा सब्जेक्ट है, ये पढ़ चुके हैं। हम ये पढ़ चुके हैं कि इसके सिलेबस में कौन कौन से इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं। हम फिलॉसफी का थोड़ा सा हिस्सा पढ़े थे। हम पढ़ चुके हैं कि एथिक्स में वैल्यूज़ क्या होती हैं, इनकी विशेषताएं क्या होती हैं और ये कैसे डिटरमाइन होती हैं। हमने पढ़ा था वैल्यूज़ के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। वैल्यूज़ ऑब्जेक्टिव होती हैं, सब्जेक्टिव होती हैं, और वैल्यूज़ के सिखाने की प्रक्रिया कौन कौन सी है। इसके बाद हमने उनके प्रभाव पढ़े, कैसे समाज परिवार सिखाता है वैल्यूज़ को। फिर हमने कंडक्ट पढ़ा, आचरण। फिर हमने एक्शंस पढ़े और एक्शंस के टाइप्स पढ़े, वॉलेंटरी, ऐच्छिक, अनैच्छिक आचरण। फिर उनके भी सब डिविजन्स हमने पढ़े, कौन से कॉन्शियस एक्ट होते हैं, कौन से हैबिचुअल एक्ट्स होते हैं, अनैच्छिक एक्ट में कौन कौन से आते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद हमने कृत्य के एग्जाम्पल पढ़े थे, एक्शन के एग्जाम्पल पढ़े थे। अब हम पढ़ेंगे आज से नॉर्म्स। हिंदी में बोलते हैं इनको प्रतिमान। ठीक है। हमारे जीवन का ये महत्वपूर्ण हिस्सा है प्रतिमान। क्योंकि ये हम पर डे अपने जीवन में करते हैं। ठीक है। देखिए, मुझे आप बताइए कि हमारे भारत में माँ बाप के पैर छूना हमारी कल्चर का हिस्सा है, वो हमारा प्रतिमान है। क्या फॉरेन में भी आपने देखा है, यूएसए में, कि यूएसए में बच्चे अपने माँ बाप के पैर छू रहे हैं? नो। वो अपने बड़ों के, चाचा चाची के पैर छू रहे हैं? नहीं। वो उनको इवन नाम से बुलाते हैं और उनसे हैंडशेक करते हैं। तो क्या ये पूरी दुनिया में एक जैसे होते हैं प्रतिमान? तो नहीं। तो पहले तो हम जानते हैं कि प्रतिमान क्या है, फिर हम उसके बाद जानेंगे कि क्या ये पूरी दुनिया में एक जैसे होते हैं। तो चलते हैं दोस्तों आगे। तो प्रतिमान क्या होता है? देखिए, जो समाज द्वारा स्वीकृत व्यवहार, आपका जो व्यवहार, आपकी जो आदतें जो समाज द्वारा स्वीकृत हैं, उनको हम प्रतिमान या नॉर्म्स कहते हैं। ठीक है। तो वैल्यूज़ पर आधारित होते हैं और इस समय समाज द्वारा स्वीकार्य होते हैं। ठीक है। और ये नैतिक जीवन के लिए आवश्यक होते हैं। तो आप नॉर्म्स समाज द्वारा स्वीकृत व्यवहार के तरीके होते हैं। ठीक है। हम जानेंगे कि नॉर्म्स क्या हैं। ठीक है। और क्यों है, और नेक्स्ट है कैसे बनते हैं। ठीक है। हम तीनों चीज़ें नॉर्म्स में जानेंगे। देखिए क्या है, एक तो ये व्यवहार के निश्चित तौर तरीके हैं। ठीक है। दूसरा, मूल्यों पर आधारित होते हैं, वैल्यूज़ पर बेस्ड होते हैं। समाज पर आधारित, मूल्यों पर आधारित होते हैं, समाज में स्वीकृत होते हैं, नैतिक जीवन के लिए अपेक्षित होते हैं। ठीक है। और समाज विशिष्ट होते हैं। समाज विशिष्ट समाज विशिष्ट का मतलब ये है कि वैल्यूज़, ये जो वैल्यूज़, हर समाज चेंजेबल है। समाज चेंजेबल है तो वैल्यूज़ चेंज हुई, वैल्यूज़ चेंज है तो नॉर्म्स भी चेंजेबल होते हैं। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि हम अगर भारत की बात करें, पहले देश की बात करते हैं। जापान में झुकने को सम्मान माना जाता है, यूएसए में हाथ मिलाने को रेस्पेक्ट की तरह माना जाता है, और भारत में पैर छूने को रेस्पेक्ट माना जाता है। ठीक है। और अगर हम बात करें कि वैल्यूज़ से हमारे नॉर्म डिटरमाइंस होते हैं, और जब वो नॉर्म्स समाज में स्वीकृत हो जाते हैं तो वो हमारा व्यवहार बन जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल,
कि रेस्पेक्ट करना एक वैल्यू है, और इस वैल्यू के को हम शो ऑफ करने के लिए, दिखाने के लिए एल्डर्स को नमस्ते करते हैं। तो ये हमारा क्या बन गया, नॉर्म्स बन गया। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि नॉर्म्स चेंजेबल होते हैं। अब भारत की बात करें अपन, तो भारत में आपने देखा होगा, तो भारत में जैसे पैर छूने की बात करें, तो पैर छूने के जो हमारे नॉर्म्स हैं उनमें भी राजस्थान, यूपी, हरियाणा और वेस्ट बंगाल में केवल लड़के ही पैर छूते हैं। ठीक है, सॉरी, वेस्ट साइड ऑफ इंडिया। ओके, इफ अदर साइड, वेस्ट बंगाल, बिहार और ईस्टर्न पूर्वी भारत में लड़के और लड़कियां दोनों पैर छूती हैं। ठीक है, ठीक वैसे ही हाथ जोड़ने को लेके, हाथ जोड़ना हमारे कल्चर का एक महत्वपूर्ण नॉर्म्स है, समाज का महत्वपूर्ण नॉर्म्स है, और ये हमारे हिंदुओं में मेजरली है। ठीक वैसे ही झुकना, झुककर संबोधन करना, ठीक है, हाथ मिलाना किसी को किसी से, ये वेस्टर्न कंट्रीज़ में हो गया। तो ये जो हमारी प्रतिमान है वो समाज विशिष्ट है। समाज विशिष्ट मतलब हर समाज में अलग अलग हो सकता है। ठीक है, व्यक्ति को सम्मान देने को लेकर मिलेंगे, देखेंगे आप, तो हम बताएं जापान और इनकी अलग है। कहीं पे आप देखोगे, कहीं पे पीठ थपथपाने को भी आपके लिए एक नॉर्म्स होता है। कहीं पे इराक में नाक से नाक को रगड़ना नॉर्म्स है, संस्कार, रेस्पेक्ट देने के लिए। और इवन कुछ ट्राइब्स में तो एक दूसरे पे थूकना। तो देखो, हंसने वाली बात नहीं है, कुछ नॉर्म्स डेवलप जो होते हैं वो नॉर्म्स कुछ विशेष परिस्थितियाँ होती हैं, उस वजह से वो डेवलप होते हैं। अगर आप उसके क्यों वो वैसे बने, क्या वजह रही है, तो जहाँ पे पानी कम रहा होगा इसलिए शायद हो सकता है एक दूसरे पे थूकते हो, या फिर एक वहाँ का ज्योग्राफिकल कोई कारण रहा होगा जिसको हम समझेंगे तो समझ में आएगा कि वो कल्चर उस क्षेत्र के हिसाब से, वो नॉर्म्स उस क्षेत्र के हिसाब से एकदम से ठीक है। ठीक है, तो हमने समझा कि वैल्यूज़ जो है, वैल्यूज़ वो है नॉर्म्स में बनती हैं, और नॉर्म्स फिर बिहेवियर बन जाता है। ठीक है, रेस्पेक्टफुली हम दूसरों एल्डर्स का सम्मान करते हैं, और ये सम्मान दिखाने के हर समाज में डिफरेंट तरीके होते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि नॉर्म्स क्यों ज़रूरी है। पहली बात तो कि देखिए, सोशल ऑर्डर बनाने के लिए नॉर्म्स चाहिए, सोसाइटी की स्टेबिलिटी होगी उससे, और प्रेडिक्टेबिलिटी हो पाएगी। भाई अगर नॉर्म्स हैं, सब उसको फॉलो करें तो एक सामाजिक व्यवस्था बनेगी, उसको सामाजिक स्थिरता आएगी, और उससे हम इन फ्यूचर हमारे समाज का कैसा बिहेवियर होगा उसको हम डिसाइड कर पाएंगे। अगर नॉर्म्स नहीं होगा तो अराजकता फैलने की संभावना हो जाती है। और हम ये भी कह सकते हैं, देखो, नॉर्म्स बनते हैं वैल्यू से, और वैल्यू होती है अमूर्त, मतलब किसी का रेस्पेक्ट करना, लेकिन रेस्पेक्ट कैसे करना है ये हमें नहीं बताया गया है, तो उसके लिए नॉर्म्स बनाए जाते हैं कि पैर छूना। ठीक है, तो वो नॉर्म्स डेवलप हो गए। तो वैल्यूज़ को मूर्त बनाने के लिए नॉर्म्स आते हैं, स्पष्ट रूप देना पड़ता है, समाज को बताना पड़ता है कि ये चीज़ आपको ऐसे करनी है, और फिर वो, और उस नॉर्म्स को हम समाज को एक रीति रिवाज की तरह बताते हैं ताकि समाज उस पर फॉलो करे उसको। ठीक है, और लेटर ऑन धीरे धीरे उसको आप फॉलो करते करते बिहेवियर का इतना पार्ट हो जाता है कि वो फिर आपके रीति रिवाज का हिस्सा बन जाता है। ठीक है, तो नॉर्म्स डिफरेंट कल्चर में, डिफरेंट लोकेशन पर डिफरेंट तरह का होता है। इंडिया में पैर छूना, वेस्ट में हाथ मिलाना, और जापान में झुकना। तो ये तरीके के नॉर्म्स हैं टू शो रेस्पेक्ट्स। ओके, हम समझ पाए कि नॉर्म्स कैसे समाज में, हर समाज देश के हिसाब से डिफरेंट है। तो हम जानते हैं कि ये
नॉर्म्स को समझने के लिए कौन से पर्सपेक्टिव्स हैं जो हमको पता होने चाहिए कि भाई कोई नॉर्म्स वहाँ के लोगों की किस सोच की वजह से, किस पर्सपेक्टिव की वजह से वो वैसा बना। तो हम कुछ कल्चरल पर्सपेक्टिव्स पढ़ेंगे। कल्चरल पर्सपेक्टिव वो हैं जिसकी वजह से वो नॉर्म्स का स्टेबलाइजेशन उस जगह हुआ। देखिए, डिफरेंट सोसाइटीज़ हैं, डिफरेंट नॉर्म है और डिफरेंट बिहेवियर है, इसलिए डिफरेंट सोसाइटी, डिफरेंट नॉर्म, डिफरेंट बिहेवियर होने की वजह से कल्चरल पर्सपेक्टिव भी भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, सांस्कृतिक परिदृश्य सबका भिन्न भिन्न होता है। हमें मेजरली 3 तरीके में देखने के मिलते हैं कल्चरल पर्सपेक्टिव से। कल्चरल पर्सपेक्टिव के एक फर्स्ट है एथनोसेंट्रिक, सेकंड जीनोसेंट्रिक, थर्ड कल्चरल रिलेटिविज्म। ठीक है, मेरे साथ बोलिए, एथनोसेंट्रिक, ठीक है, सेकंड है जीनोसेंट्रिक और थर्ड है कल्चरल पर्सपेक्टिव और रिलेटिविज्म, कल्चरल रिलेटिविज्म, सॉरी। ठीक है, हम एक एक को पढ़ते हैं। देखिए, एथनोसेंट्रिक, एथनोसेंट्रिक को हिंदी में बोलते हैं स्वजाति केंद्रीयता, स्वजाति केंद्रीयता। ठीक है, इसका मतलब है कि अपनी संस्कृति को श्रेष्ठ मानना। सिर्फ हमारे अपने ही मन मस्त है, एकदम मदमस्त आदमी एकदम, तो अपनी संस्कृति को सर्वश्रेष्ठ मानना, अप्रश्नीय मानना, हम उस पर क्वेश्चन ही नहीं करेंगे अपनी संस्कृति, और हम अपनी संस्कृति के अनुसार दूसरी की संस्कृति का मूल्यांकन करते हैं। इस पर्सपेक्टिव को बोलते हैं एथनोसेंट्रिक। ठीक है, थिंकिंग योर ओन कल्चर इन इज़ द बेटर देन अनदर कल्चर। ठीक है, हम ये मान लेते हैं कि हमारी कल्चर सबसे बेस्ट है। सेकंड है जीनोसेंट्रिक, इसमें हम दूसरी की संस्कृति को बेहतर मानते हैं। अपनी संस्कृति के कंपैरेटिव में हम दूसरे की संस्कृति को बेहतर मानते हैं, बल्कि अपनी संस्कृति प्रति नेगेटिव दृष्टिकोण पर्सपेक्टिव हो जाता है। जैसे इसके चक्कर इसमें आके आदमी धर्मांतरण और इवन नागरिकता छोड़ देता है उस देश की, भाषा से नफरत करता है, उसके एथनिक विविधता से नफरत करता है, या उस एथनिसिटी की अपनी उस पहचान को छोड़ देता है जो विशेष होती है, तो उसको बोलते हैं जीनोसेंट्रिक पर्सपेक्टिव। हिंदी में बोलेंगे परजातीय केंद्रीयता। ठीक है, नेक्स्ट है सेंट्रल पर्सपेक्टिव। देखिए, इसको बोलते हैं सांस्कृतिक सापेक्षवाद, सॉरी आप गलत बोले हम, कल्चरल रिलेटिविज्म, सापेक्षवाद, रिलेटिविटी से क्वेश्चन बना है, ये वर्ड बना है। तो सांस्कृतिक सापेक्षवाद, प्रत्येक संस्कृति अपने नज़रिए से श्रेष्ठ होती है। इस नज़रिए से आदमी ये सोचता है कि प्रत्येक संस्कृति, हर संस्कृति वो अपने संदर्भ में श्रेष्ठ है, उसको उस संदर्भ में समझने की कोशिश करना और ये मानना कि इनकी संस्कृति, इनकी कल्चर, सबकी कल्चर अपने हिसाब से श्रेष्ठ है। हम पहले उनको समझते हैं और फिर हम इसमें निर्णय लेते हैं, इसमें सभी का सम्मान करते हैं। ठीक है, और सभी गलत बात है पर चिंता व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो हमने कल्चरल पर्सपेक्टिव पढ़े, 3 तरह के कल्चरल पर्सपेक्टिव होते हैं, एथनोसेंट्रिक, जीनोसेंट्रिज्म और कल्चरल रिलेटिविज्म। स्वजाति केंद्रवाद, परजाति केंद्रवाद, सांस्कृतिक सापेक्षवाद। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इनको एक होलिस्टिक रूप से और देख लीजिए कि जीनोसेंट्रिक, माई कल्चर इज बेस्ट। ठीक है, एथनोसेंट्रिक, माई कल्चर इज बेस्ट, स्वजाति केंद्रवाद। जीनोसेंट्रिक, परजाति केंद्रवाद, अदर्स कल्चर इज बेस्ट। ठीक है, कल्चरल रिलेटिविज्म अंडरस्टैंड ऑल कल्चर्स। ठीक है, इसमें हम सारी संस्कृति को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं कि नॉर्म्स कैसे डेवलप होते हैं या कैसे बनते हैं। ठीक है, तो जनरली जब कोई नॉर्म्स बनता है तो आप देखिए वो इंडिविजुअल इनोवेशन होते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई आदमी किसी के सामने झुका होगा फर्स्ट टाइम,
तो उसे एक अंदर से सामने वाले को सम्मान का भाव आया होगा शायद, और जो झुका होगा उसको ये फील आया होगा कि मैंने इसको सम्मान दिया। कहीं तो हुआ होगा जब आदमी आदम रूप में था, ह्यूमन जो अपनी मानव जात एक आदम समय में थी, उस समय झुकना एक तरह से आप देखते हैं कि झुकना एक सामने को सम्मान देना, उसको सबॉर्डिनेशन एक्सेप्ट करना होता था। तो व्यक्तिगत नवाचार थी, इनोवेशन, इंडिविजुअल इनोवेशन, ठीक है, व्यक्तिगत नवाचार। फिर वो व्यक्तिगत हैबिट बन गई, आदत बन गई। फिर वो ग्रुप की हैबिट बन गई, सामूहिक आदत बन गई, ठीक है। फिर वो ट्रेडिशन बन गई, ठीक है, या प्रथा बन गई, परंपरा बन गई, और सभी उसको मानने लगे, ठीक है। फिर उसके बाद वो इंस्टीट्यूशन बन गई, और इंस्टीट्यूशन में जब कोई चीज़ बनती है उसके एक निश्चित नियम और परिपाटी होती है। जैसे शादी, मैरिज एक इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। इसमें आप जानते हैं हिंदू मैरिज में माला डालने से या फेरे लेने से शादी नहीं मानी जाती जब तक हम सप्तपदी को स्वीकार नहीं करते। जैसे मुसलमानों में कबूल है, मुस्लिम धर्म में कबूल है, ठीक है। तो और क्रिश्चियन में आपने देखा होगा कि आई डू एग्री हिम एज ए हस्बैंड और हर एज ए वाइफ, उसमें भी एक्सेप्टेंस होता है। तो ये इसका इंस्टीट्यूशनाइजेशन हो गया, ठीक है। तो ये मैरिज एक संस्था बन गई, यहाँ पे निश्चित नियम और परिपाटी होती है, और इसको ये एक नॉर्म्स का इंस्टीट्यूशनाइजेशन हो गया इस तरह, ठीक है। फिर उसके बाद उसी ही नियम का, उसी संस्था का, उसी अपने नॉर्म्स का एक कानून में जब उसको सर्व मान्यता मिल जाती है तो उसको हम कानून बना देते हैं। जैसे मैरिज, हिंदू मैरिज एक्ट या मुस्लिम पर्सनल लॉ, ठीक है। तो लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो हमेशा सारे जो नॉर्म्स हैं, हमारे जितने भी नॉर्म्स हैं, वो सारे के सारे इस तरह से आगे बढ़े, ठीक है। कुछ नियम जो सर्वमान्य से एक जीवन का, सभी लोगों के जीवन का हिस्सा बन चुके हैं, उसके लिए लॉ लाया जाता है। तो हम अब आगे आपको समझ में आया कि कैसे नॉर्म्स डेवलप हुए, ठीक है। हम अब आगे बढ़ते हैं कि नॉर्म्स जो सोशल समाज में जो नैतिकता का निर्धारण है वो कैसे होता है, ठीक है। अभी फ़िलहाल एक कहावत है बहुत अच्छी कि व्हेन इन रोम डू एज रोमन। देखिए, ये एक, जहाँ आप जिस परिवेश में हैं, जिस देश में हैं, उसकी संस्कृति का सम्मान करते हुए, कल्चर का सम्मान करते हुए वहाँ की चीज़ों को अपनाना और उनके प्रति सम्मान रखना, ठीक है। क्योंकि हम विदेश में गए, जाके वहाँ पे हमारी जो स्थानीय कल्चर को ही पहने हुए, ना केवल इसलिए कि हम अपने ढीठपने की वजह से, लेकिन हमें एक दिल खुला रख के अफ्रीका की कल्चर को भी समझना चाहिए, अमेरिका की भी समझना चाहिए, रसिया की भी समझना चाहिए, और बदले में वो हमारी समझने की कोशिश करेंगे, और इसी प्रकार से समाज के एक बेहतर समाज की स्थापना होती है। व्हेन इन रोम डू एज द रोमन्स डू, ठीक है। तो हम अब आगे बढ़ते हैं। अब डिटर्मिनेंट्स ऑफ सोशल मॉरल सिस्टम के बारे में डिस्कशन करेंगे कि अपने सोशल मॉरल सिस्टम को निर्धारण करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो देखिए, मेजरली कारण यही होते हैं: जोग्राफिकल, डेमोग्राफिक कारण, इकोनॉमिक कारण, पॉलिटिकल कारण, सोशल कारण और रिलीजियस कारण। हम इन सभी कारणों का पढ़ेंगे और इन कारणों को कौन से चीज़ें इफ़ेक्ट करती है, हमारे आसपास कैसे इनका प्रभाव पड़ता है। शायद आपने लॉजिकली नहीं सोचा, लेकिन इसको पढ़ने के बाद आप उस चीज़ को लॉजिकली सोच पाएंगे कि वो चीज़ ऐसी क्यों है। शायद आपके दिमाग में कभी कुछ चीज़ आपने कहीं इंस्टा पे या यूट्यूब पे कोई ऐसी वीडियो देखी जिसमें आपको लगा कि वो एक विशेष समाज का रीति रिवाज, और हम उसको देख के
हमारे मन में, क्योंकि हमने देखा हुआ नहीं होता, वहाँ की जलवायु पता नहीं होती, और हम उसके प्रति एक खिन्न सा भाव पैदा कर लेते हैं और अजीब सा अनकंफर्टेबल सा फील होता है उस चीज़ को देख के। लेकिन अगर वो उसकी संस्कृति का हिस्सा है तो हमें ये समझना पड़ेगा कि कुछ ना कुछ ज्योग्राफिकल रीज़न या कुछ कारण वहाँ पे रहे होंगे। देखिए, ज्योग्राफिकल रीज़न की बात करें तो ज्योग्राफिकल रीज़न में किसी देश का क्लाइमेट, उसकी जलवायु, वहाँ का टेरेन, वहाँ की उच्चावच या ज़मीन ऊपर नीचे, और रिसोर्सेस किसी नॉर्म्स को बेहतर ढंग से इफ़ेक्ट करते हैं। देखिए, फॉर एग्जांपल क्लाइमेट की बात करते हैं। क्लाइमेट में आप देखिए, दो तरह के क्लाइमेट है, मान लो गर्म और ठंडा, वार्म एंड कोल्ड। जहाँ सर्दी ज़्यादा होगी वहाँ पे आप देखेंगे कपड़े टाइट क्लॉथ्स पहनेंगे। जैसे अमेरिका में ठंड ज़्यादा रहती है तो वहाँ पे जींस एक कॉमन प्रचलन है, ठीक है। वहाँ पे खाने में प्रोटीन ज़्यादा रहेगी। और गर्मी की बात करें तो अपने भारत में जैसे धोती, लुंगी जैसे कपड़े पहनेंगे। यहाँ ठंडे प्रदेशों में अल्कोहल कंजम्पशन रहेगा, अधिक रहेगा। ये वहाँ की क्लाइमेटिक जलवायु विविधता के कारण ये वहाँ के होंगे। क्यों? क्योंकि नेचर ने उन्हें ये सारी आदतें डेवलप करने के लिए मजबूर किए। सर्वाइवल इज़ द फिटेस्ट। फिर हम उच्चावच की बात करते हैं, टेरेंस। तो जो टेरेंस है, उच्चावच, इसमें मान लीजिए पहाड़ हैं और मैदान है, ठीक है। पहाड़ और मैदानों में आप पहाड़ों पे देखोगे लोग बाग बहुत मेहनती होते हैं। उन्हें उनके खेत देखे तो दो, एक पहाड़ दूर खेत पे दूसरा खेत है, एक खेत है दूसरा दूसरे पहाड़ पे, तो डेफिनेटली उनके कपड़ों में सादगी होगी। एक तो मेहनती होंगे, हार्डवर्क एक कॉमन होगा, और फिर एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पे जाने के लिए पेशेंस चाहिए, धैर्य होगा, सिंप्लिसिटी होगी उनके पहनावे में, संयम आना स्वाभाविक हो ही जाता है, सादगी आई जाती है, ठीक है। तो आपको पहाड़ी क्षेत्र में आप देखो उनकी भाषा एक तरह से ऐसी होती है कि जो ताकि उस भाषा को एक विशेष लहजे की भाषा होती है। जबकि मैदान में आप देखोगे जो चीज़ इजीली पहुंच होती है तो लोगों के अंदर धैर्य की कमी हो जाती है। रोड रेज जैसे रोड पे हमारे ट्रैफिक पे देखा तो भाई आपस में बढ़ गए, कौन सी हरकतें। मैदान पेशेंस नहीं है आदमी पास। आप देखिएगा हॉर्न जब ट्रैफिक लाइट पे 3, 2, 1 होता है तो जैसे 3 होता है उतने में गाड़ी धीरे धीरे, और एक बजते तो भाई रेस देकर निकल गया आगे। इतना पेशेंस नहीं होता, सिंप्लिसिटी नहीं होगी। किसी कोई रगड़ जींस पहन कर चल रहा है, सबकी अपनी भी विविधता होती है। क्या विविधता खूबसूरत होती है, लेकिन सादगी भी उतनी खूबसूरत होती है। सिंप्लिसिटी इज़ द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन। यूपीएससी ने एक बार इंटरव्यू पूछा, वो ऐसे में पूछा था क्वेश्चन। तो देखिए हर एक समय के बाद सिंप्लिसिटी आपका आभूषण हो जाती है। फिर संसाधन, हम संसाधन की बात करें कि संसाधन कैसे इफेक्ट करते हैं। रिसोर्सेज, देखिए रिसोर्सेज का क्या होता है कि मान लो जहाँ पे कृषि अधिक है, ठीक है, खेती बाड़ी अधिक है, जहाँ पे पर्याप्त खेती बाड़ी है और खेती बाड़ी की वजह से वहाँ पे ठीक ठाक अनाज का उत्पादन होता है, तो वहाँ के लोग शाकाहारी रहेंगे। जब उनको बिना जीव की हत्या करे खाना मिल रहा है तो वहाँ पे शाकाहार जैसे नॉर्म्स डेवलप होंगे। लेकिन जहाँ पे कृषि क्षेत्र कम है, समुद्र ज़्यादा है और मछलियाँ समुद्र में है जिसे वो लोग सी फूड बोलते हैं, तो सी फूड पे डिपेंडेंट हो, जो इजीली एक्सेसिबल होगा वहाँ पे, ठीक है। ज़मीन की उपलब्धता हमने बात की, अगर ज़मीन ज़्यादा है तो समाज का शादी जैसे नॉर्म्स पे प्रभाव पड़ता है। जैसे अपने देहरादून में एक खश ट्राइब है, उसमें सभी भाइयों की एक पत्नी होती है ताकि उससे परिवार एक ही रहे। लिमिटेड लैंड होने की वजह से ये सारे नॉर्म्स डेवलप हुए। तो हम ये समझ सकते हैं कि नॉर्म्स को इफेक्ट करने के लिए, हमारे प्रतिमानों को इफेक्ट करने के लिए ज्योग्राफिकल कारण ठीक ठाक रेस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है।
तो हम आगे नेक्स्ट टॉपिक हम अगले इस वाली में ज्योग्राफिकल हमने कारण पढ़ ली, डिटरमिनेंट्स फ्रॉम सोशल मॉडल सिस्टम। ठीक है, देखो हमने बताया कि वैल्यू से ही अपने नॉर्म्स बने। ठीक है, और कई इंटरेस्टिंग बात है कि हमारे कुछ नॉर्म्स आज नॉर्म्स चेंजेबल हैं, सॉरी वैल्यू चेंजेबल थी तो समय के साथ ये चेंज हुई, लेकिन आज हमारे समाज में कुछ नॉर्म्स ऐसे हैं जो समय के साथ वैल्यूज़ तो बदल गई, लेकिन वो नॉर्म्स हमारे रीति रिवाज का हिस्सा होने की वजह से आज भी समाज में व्याप्त है। जैसे अगर हम पशु बलि की बात करें तो पहले जब नसबंदी पशुओं में का ऑप्शन नहीं था तब इंसान पशु बलि देता था और उससे एक बैलेंस प्रकृति में रहता था। ठीक है, लेकिन अब नसबंदी आ गई है, फिर भी कुछ समाजों में कुछ जगह देखा जाता पशु बलि दी जाती है। हाल ही में एक वीडियो यूट्यूब पे कहीं देखने को मिला, हमारे किसी मित्र ने भेजा कि एक बकरी के बच्चे को जलती हुई आग में फेंक दिया गया। तो देखो इंसान मनुष्य ना दो तरह के होते हैं, एक तो विवेकशील होते हैं और एक होते भोंदू। ठीक है, विवेकशील आदमी किसी चीज़ को अपनाते हैं तो कारण और उसके लॉजिक को समझता है। स्थिति बदली, नॉर्म्स बदल गए, हमारे मूल्य बदल, हमारी वैल्यूज़ बदल गई, वैल्यूज़ बदल गई, वैल्यूज़ से हमारे नॉर्म्स बदलने चाहिए थे, लेकिन नॉर्म्स हम इसलिए नहीं बदल पाए क्योंकि वो हमने उसको रीति रिवाज और परंपरा में इतना ठूंस लिया है कि हम आज उसको स्वीकार नहीं कर पाते उस चीज़ को। कहीं कहीं आप देखते हैं कि केवल पशुओं की हत्या, कई जगह और भी जघन्य अपराध किए जाते हैं। तो एक मानव होने के नाते हमें समझना चाहिए कि भाई कैसे नॉर्म्स बदलते हैं। नॉर्म्स वैल्यूज़ पर डिपेंडेंट हैं, और जब वैल्यूज़ हमने पढ़ी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव वैल्यूज़ भी चेंजेबल है क्योंकि समाज चेंजेबल है, सोसाइटी चेंजेबल है। तो जिस हिसाब से सोसाइटी बदली है उस हिसाब से वैल्यूज़ में भी अपडेशन आना चाहिए। वैल्यूज़ में अपडेशन आए तो समाज हमारे नॉर्म्स में भी अपडेशन आना चाहिए। और जिस इंसान ने अपने वो वैल्यूज़ अभी भी फॉलो कर रहा है जो हम आदिम समय में फॉलो करते थे, तो आप हमें बताइए कि हमने आज तक कितना विकास किया साइकोलॉजिकल लेवल पे। देखिए ये चीज़ हमें समझनी होगी। इट कैन बी अ लिटिल मोर बिटर बट यू शुड नो, बिकॉज आप सिविल सर्वेंट बनने वाले हैं, हर चीज़ को आपको लॉजिकली अपनाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो हम आप तो देखिए हर समाज में, हर धर्म में वहाँ की जो वैल्यूज़ थी उनसे नॉर्म्स डेवलप हुए, और नॉर्म्स की वजह से वो आज उनकी सोसाइटी कैसे नॉर्म्स हैं, हमें उनके वर्तमान नॉर्म्स को उनकी वैल्यूज़ के पर्सपेक्टिव में सोचना चाहिए। और जो आज भी विद्वान, वैसे मानव अनावश्यक नॉर्म्स को ख़त्म कर चुका होता है या संविधान द्वारा ख़त्म कर दिया जाता है, लेकिन फिर भी कुछ नॉर्म्स समाज में व्याप्त रहते हैं। तो नॉर्म्स चेंजेबल होते हैं क्योंकि वैल्यूज़ चेंजेबल हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि हाँ, हम डेमोग्राफिक कैसे मॉरल सिस्टम को डिटरमाइन करती है, इकोनॉमी, पॉलिटिकल, सोशल एंड रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट कैसे उसको इफ़ेक्ट करते हैं, ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। उससे पहले देखिए यहाँ की जलवायु, भारत की, यूरोप की जलवायु, ये यहाँ से यहाँ तक नॉर्म्स में काफ़ी चेंजेस आ जाता है। खाने पीने को लेके, भाषा को लेके, पहनावे को लेके। कोई व्यक्ति यूरोपियन कंट्री से कोई व्यक्ति यहाँ आता है, अधिक उम्र में महिला है, हम वो जींस पहनने की उन्हें वहाँ आदत है क्योंकि ठंडे प्रदेश है, तो हम उससे सोचते हैं देखो शर्म नहीं आती। वही उनकी सोसाइटी के हिसाब से नॉर्म्स हैं। हमारी सोसाइटी में हमें साड़ी पहनी जाती, साड़ी है, सलवार है,
ठीक है, तो सोसाइटी के परिप्रेक्ष्य में चीज़ों को सोचना चाहिए। और जो आउटडेटेड नॉर्म्स हैं वो उनका अपने सरकार और संविधान में कानून बने हुए हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि भारत में डाइवोर्स को बहुत ही दृष्टि से देखते हैं, जबकि अमेरिका में डाइवोर्स एक कॉमन प्रैक्टिस होता है। अगर विचार नहीं मिल रहे तो वो अलग हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ सोशल सिक्योरिटी उतनी बेहतर नहीं है जितनी यूएस में है। यूएस में डाइवोर्सी को संख्या ज़्यादा है, उनको लाइवलीहुड अलाउंस मिलता है, बच्चों की डे केयर के लिए सुविधा मिलती है। तो हमारे पास सोशल सिक्योरिटी का अभाव है, इसलिए हम समाज की संस्था को मजबूत रखना चाहते हैं जिसमें डाइवोर्स, अपने बुजुर्गों का सेवा, ये सारे गुण हमारे समाज के सोसाइटी के वैल्यू के हिस्सा है। और प्लीज़ देखिए, कोई भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं तो आपको समाज का ठेकेदार नहीं बनना, क्योंकि आप प्रशासक हैं। आपको प्रशासक की नज़र से ही सोचना है, क्योंकि अगर आप समाज के ठेकेदार बन गए तो आप ठेकेदार बनते ही आप खुद की कल्चर के पक्ष में बोलेंगे, ठीक है, और दूसरों के खिलाफ बोलेंगे। लेकिन आप ऐसे नहीं हैं, आप शिक्षित और जिंदा इंसान हैं। आपको कल्चरली डिफरेंसेस को समझना होगा, और ना तो खुद की कल्चर के पक्ष में और ना दूसरों के कल्चर के खिलाफ में बोलना चाहिए, और कट्टर तो होना ही नहीं है। आप बताइए, मान लो किसी ने पहली बार हाथ मिलाया होगा, डेफिनेटली उसको अच्छा लगा होगा, जैसे झुका होगा। पहली बार किसी ने पैर छुएंगे, उसको अच्छा लगा होगा। थू थू करके नज़र उतारी होगी तो उस समय उस बच्चे को प्रभाव पड़ा होगा, उस चीज़ का मनोबल मजबूत हुआ होगा। तो फिर ये धीरे धीरे हैबिट में आया और ये समाज के नॉर्म्स बने। तो हमें ऐसे नॉर्म्स का सम्मान करना चाहिए, और जिस नॉर्म्स को लीगलाइजेशन प्राप्त हो कि हम उसको इम्प्लीमेंट करवाते हैं, ठीक है। और देखिए, इंसान का पता तब चलता है जब वो अकेला होता है। कहते हैं समबडी की किसी के इंसान का पता करना है तो उसको शक्ति दे दो। इफ़ यू वांट टू नो द रियल कैरेक्टर ऑफ हिम पर्सन देन गिव हिम पावर एंड मनी, ठीक है। तो आप कौन हैं ये आपको तब पता चलता है जब आपको कोई नहीं देख रहा होता। फॉर एग्जाम्पल, चलो एक बताइए, आप गए, जा रहे थे, रास्ते में आपको 500 के नोट की गिड्डी मिल गई, ठीक है। आपके पास दो ऑप्शन है, आप लौटा देंगे या उस लेके भाग जाएंगे। और कंडीशन है, अगर कैमरा नहीं है, लोग देख भी नहीं रहे, और एक केस में लोग देख रहे हैं। तो जब लोग देख रहे हैं तो संभावना है, चाहे आपके मन में कितना ही लालच आए, आप लौटाएंगे। लेकिन हो सकता है जब कोई देख ना रहा हो, आपके मन में आ जाए कि कोई नहीं देख रहा, चलो कोई नहीं, लक्ष्मी जी आई। आप देखते हैं आए दिन न्यूज़ पे, जब किसी को हार मिल जाता है, किसी का सोने की कोई चीज़ मिल जाती है, तो वो इंसान उसको पुलिस को समर्पित कर देता है। आप समझ सकते हैं उसके नॉर्म्स कितने मजबूत होंगे, कि व्यक्तिगत नॉर्म्स हैं, वो कितना नैतिक होगा, ठीक है। आप नैतिक कितने हैं ये इस बात पर निर्भर करता है कि जब आपको कोई नहीं देख रहा तब आपके कार्य कैसे हैं, ठीक है। जब आपको कोई nobody is watching, then what are you doing there? ये डिटरमाइन करता है कि आप कितने नैतिक हैं। आप सोचिएगा, आपने कुछ हरकतें की होंगी जीवन में, जब आप अकेले रहे होंगे, तो क्या आप सच में नैतिक हैं, या नैतिकता के करीब है या अनैतिकता के करीब है? अभी नैतिकता के नाम पे कुछ लोग किसी गरीब को भीख देते हुए, इस आदमी को खाने की ज़रूरत है, ये इसने बच्चे से खाना दिलाया, उसकी वीडियोग्राफी कर ली, ठीक है, और उसको यूट्यूब पे डाल रहे हैं। आप कैसे नैतिक बोलेंगे?
ये नीचता का चरम नीचे वाला स्तर है, क्योंकि आपने अपने आप को महान बता दिया और उसको नीचे दिखा दिया जिसको आपने पैसे दिए। फॉर एग्जाम्पल कुछ अधिकारी हैं जो अपने जो अधीनस्थ होते हैं उनकी बेइज्जती करते हैं और उनकी वीडियो बनाते हैं डांटते हुए कि यूट्यूब पे डाल दिया, इंस्टा पे डाल दिया। वो तो दुनिया देखे हवा असर करते हैं, लेकिन ये नीचता का नीचा स्तर है। आप जहाँ उसे डांट रहे हैं वहाँ आप अपने आप को महान बता रहे हैं और उसको नीचे दिखा रहे हैं। तो कहने का मतलब अगर किसी को भोंदू बनाना है ना तो उसे इमोशनल बनाओ, ना कि समझदार। क्योंकि समझदार आपने बना दिया, समझ डेवलप कर दी, तो शायद वो भोंदू ना बन पाए। समझ रहे हैं? तो जब भी कभी आप कोई भी बात ऐसी बोलें, करें, सोचें, तो उसमें प्लीज़ इमोशनल तो होना, इमोशनल होना स्वाभाविक गुण है, लेकिन आपको सोचना पड़ेगा कि क्या ये लॉजिकली ठीक है, क्या ये एथिकल है, क्या ये मॉरल है। ठीक है? तो हमें समझना होगा कि लोग आजकल हम ब्लाइंड फोल्डेड होकर चीज़ों को फॉलो करते हैं। हम दिमाग नहीं लगाते, बस हम हमारा फ़ायदा देखते हैं और चीज़ों को फॉलो करने लगते हैं। और अगर सिर्फ फ़ायदा देखेंगे तो सभ्य समाज के नागरिक बनने, इस बात का हमें डाउट रहेगा। जैसे बलि जैसी प्रथा को देख लीजिए, अभी भी लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। बकरा, मतलब सारे जीवों के, मुर्गा, आप सोचिए, जानवरों को ख़त्म कर दे रहे, जला दे रहे। शाकाहार मांसाहार को लेकर देख सोचिएगा। हाँ, दोनों अपनी अपनी जगह सही है, लेकिन जिस सोसाइटी में शाकाहार डेवलप हुआ है, जिस सोसाइटी में मांसाहार डेवलप हुआ है, तो जहाँ लैंड ही नहीं है, खेती नहीं है, तो वहाँ पे क्या आप शाकाहार का कैसे खिलाओगे? वो शाकाहार मांसाहार से महंगा पड़ेगा। आदमी जीवन में सिर्फ पैसे ही सोचता है। पर यह है कि नहीं, तुम अजीब बात, हम शाकाहारी हैं लेकिन हम किसी को पीट पीट के उसका मांस निकाल देते हैं। भाई मांसाहार का मतलब ये हुआ किसी के शरीर से मांस का चितड़ा अलग करना। अब खाएगा कोई और, लेकिन मांसाहारी तो हुए। लेकिन हमारे अंदर हमारी बातों को, हमारे वैल्यूज़ को हम ब्लाइंड फोल्डेड होके उनको नॉर्म्स बना लेते हैं। कुछ नॉर्म्स बहुत समय पहले बदल चुके, पर फिर उसको भी अभी फॉलो कर रहे हैं। बीइंग एन सिविल सर्वेंट, आपसे यही रिक्वेस्ट है कि यू शुड नो व्हाट इज़ वैल्यू एंड व्हाट इज़ नॉर्म्स एंड हाउ नॉर्म्स आर being affected by values, or which values is legal, which values is constitutional, and which norms is being followed by people and constitutional। क्योंकि यहाँ द्वंद्व होगा, व्यक्तिगत द्वंद्व होगा, क्योंकि कोई ना कोई किसी न किसी विशेष समाज से आते हैं। हम उस चीज़ को उससे पूर्वाग्रह से ग्रसित होते हैं। हो सकता है हमें किसी ट्राइब का बहुपत्नी विवाह पसंद ना आए, लेकिन वो संस्कृति का हिस्सा है। तो दीज आर व्हाट नॉर्म्स आर। हम कल पढ़ेंगे इसका नेक्स्ट वीडियो में कि नॉर्म्स को इफ़ेक्टिव करने में डेमोग्राफी कैसे प्रभावित करती है, वहाँ की जनांकीकी कैसे प्रभावित करती है। फिर हम पढ़ेंगे इकोनॉमी कैसे प्रभावित करती है, फिर पॉलिटिकल सिस्टम कैसे प्रभावित करता है, सोशल सिस्टम और रिलीजियस, विथ एग्जाम्पल्स। तो कल मिलते हैं। बाय, थैंक यू।